हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर की पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि। इस पेपर में हम जिन पार्ट्स को पूरा पढ़ेंगे वो पार्ट हमारा फर्स्ट वाला आर्बिट्रेशन का चल रहा है। इस पेपर में हम एक एक्ट पढ़ते हैं, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, और इस एक्ट का पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन माध्यस्थम। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस से में देखा कि माध्यस्थम क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसमें मध्यस्थ कौन लोग होते हैं, क्या काम करते हैं, पक्षकार अपने विवादों को किस प्रकार से माध्यस्थम के द्वारा अपने विवादों को निपटाएंगे, वो सारी व्यवस्था इस आर्बिट्रेशन में की गई थी जो हम देख रहे थे। आज की क्लास में हम सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मध्यस्थों की संख्या के बारे में, कि जब पक्षकार अपने विवादों का निपटारे के लिए न्यायालय से बाहर किसी मध्यस्थ के या मध्यस्थम किसी संस्था के या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थम की विधि के द्वारा अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं, तब मध्यस्थों की संख्या के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। तो यहाँ हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में सेक्शन 10, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। यहाँ पे पार्टीज के बारे में कहा गया है, पक्षकारों के बारे में, कि वो मध्यस्थों की संख्या को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो कितने मध्यस्थ रखना चाहते हैं। बस ये मध्यस्थों की जो संख्या है वो किसी भी सूरत में सम नहीं होगी, हमेशा विषम रहेगी। इस अधिनियम की धारा 10 मध्यस्थम की संख्या के बारे में कहती है कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसी संख्या किसी भी सूरत में सम नहीं होगी। यह अधिनियम में दी गई धारा के अनुसार अगर किसी भी निर्धारण में असफल होने की स्थिति में मध्यस्थता अधिकरण में एक स्व मध्यस्थ होंगे। अगर उन्होंने कोई तय नहीं किया है, किसी पार्टी ने, किसी पक्षकार ने तय नहीं किया है कि हमारे मध्यस्थ कितने होंगे, तो वो स्वयं अपने आप से एक होंगे और वो एक अतिरिक्त किसी एक को नियुक्त करेंगे जो कि 3 हो जाएंगे, फिर वो विषम संख्या होगी। पक्षकारों को मध्यस्थों की संख्या के निर्धारण की स्वतंत्रता है, परंतु यह आवश्यक है कि पक्षकारों की संख्या सम संख्या किसी भी सूरत में मध्यस्थों की वो ना रखें। इस अधिनियम की धारा में यह कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने में असफल रहने पर तो मध्यस्थ अधिकरण एक मध्यस्थ से होगा। इस प्रकार धारा 108 के अनुसार, जो हम आगे पढ़ेंगे, यदि मध्यस्थता करार के पक्षकार मध्यस्थों की संख्या के संबंध में करार पर आने में असफल रहते हैं तो इससे मध्यस्थ कार्यवाही बेकार नहीं हो जाएगी। ऐसे मामलों में इस धारा के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण एकमात्र मध्यस्थ से निर्मित होगा। यानी ये यहाँ पे ये सेक्शन 10 में कि और सब सेक्शंस में ये बात कही गई है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में, कि पहली चीज़ की जो पक्षकार हैं वो खुद मध्यस्थों की संख्या तय करेंगे, लेकिन अगर पक्षकार मध्यस्थों की संख्या तय करने में असफल रहते हैं तो मध्यस्थम अधिकरण में एक मध्यस्थ होगा। अर्थात अगर वो कोई भी संख्या निर्धारित नहीं करते हैं तो एक मध्यस्थ से अधिकरण बनेगा और वो पक्षकारों के विवादों को सुनकर उनके मामलों को निपटाएंगे। यहाँ ये भी है कि जो पुराना जो अधिनियम था, मध्यस्थता अधिनियम 1940, उसकी भी धारा 10 मध्यस्थ करार के पक्षकारों को 2 की सम संख्या में मध्यस्थ नियुक्त करने की स्वतंत्रता देती थी। यानी कि ये वाली जो व्यवस्था है कि अगर दोनों पक्षकार अपना एक मध्यस्थ लेकर आ गए तो भी वो दोनों मध्यस्थ मिलकर किसी एक तीसरे मध्यस्थ को अपॉइंट कर लेंगे और फिर वो 3 मध्यस्थ हो जाएंगे। यानी कि नियुक्ति की स्वतंत्रता तो पुराने अधिनियम में भी थी, लेकिन वर्तमान में अधिनियम सम संख्या में मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति नहीं देता। अर्थात इस नवीन अधिनियम के अनुसार मध्यस्थों की संख्या विषम ही होनी चाहिए। सन 1940 के पुराने अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार यदि पक्षकारों द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति के फलस्वरूप मध्यस्थों की संख्या 2 हो जाती है तो अभिनिर्णय मध्यस्थ अंपायर आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाना आवश्यक था पुराने वाले में, तथा ऐसी दशा में ये मान लिया जाता था कि मध्यस्थ करार में एक निर्णायक मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान था, भले ही ऐसा मध्यस्थ
या भले ही ऐसा स्पष्ट प्रावधान मध्यस्थ करार में रहा हो या न रहा हो, ऐसी दशा में यह अवधारणा होती थी कि पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को तीसरे अभिनिर्णायक मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार था। पक्षकारों को, नियुक्त मध्यस्थों को। ठीक, फिर पुराने अधिनियम की धारा में ये भी कहा गया है कि यदि मध्यस्थ करार में 3 मध्यस्थों की नियुक्ति का करार था तो मध्यस्थ से अलग किसी अन्य विधि से नियुक्त किए जाते थे तथा ऐसी स्थिति में जहां 3 मध्यस्थों की नियुक्ति का व्यवस्था मध्यस्थ करार में है वह बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा। परंतु पक्षकारों को यह स्वतंत्रता थी कि मध्यस्थ करार में उसके प्रतिकूल भी उपबंध कर सकते थे। अर्थात 1940 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि यदि मध्यस्थ के पक्षकारों द्वारा 3 मध्यस्थों की नियुक्ति का उपबंध किया जाना है तो पक्षकार अपने करार में उपबंध करने को स्वतंत्र थे कि पंचाट का निर्णय किस प्रकार प्रभावी होगा। ये सारी व्यवस्था पुराने अधिनियम से ही चली जा रही है। तो यह मध्यस्थ और सुलह अधिनियम जो अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इन सब उपरोक्त ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब विलंबकारी प्रक्रिया से बचने के लिए तथा मध्यस्थ की प्रक्रिया को मितव्ययी इकोनॉमिकल बनाने के लिए सेक्शन 10 में यह व्यवस्था की गई है कि मध्यस्थ की संख्या सम न होकर विषम हो, जिससे मध्यस्थों के पंचाट को बहुमत के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर विषम संख्या होती है तो वह बहुमत अपने आप से आ जाएगा विषम। जैसे 3 हुई तो तीसरा हो गया विषम, 5 हुई तो 5वां हो गया विषम। लेकिन अगर सम संख्या होगी तो उसके अंदर बहुमत से निर्णय आना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में व्यवस्था करती है कि जो पक्षकार हैं उनके विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थों की संख्या विषम ही होगी, सम नहीं होगी। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में, मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में। अभी तक हमने उनकी संख्या की बात करी, अब हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं। अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी में बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। पार्टी एग्री है तो जो मध्यस्थ को हम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिस मध्यस्थ की नियुक्ति कर रहे हैं, वो किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। यहाँ पे मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में इस अधिनियम की धारा 11 में ये कहा गया है। ये बड़ी लंबी धारा है और यह धारा 12 उपधाराओं में 12 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर हम पुराने अधिनियम की बात करें तो पुराने अधिनियम 1940 में मध्यस्थ अधिनियम 1940 की धारा 22 मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में पक्षकारों के बीच संपन्न करार को प्राथमिकता देती थी, क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ करार के अनुसार ही होती थी, जो हम पिछले सेक्शन 7 में भी पढ़ चुके हैं कि मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों के मध्य करार के द्वारा ही होगी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के द्वारा ही होगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान अधिनियम की इस धारा में भी मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करती है। पुराने अधिनियम में उक्त प्रावधान के समरूप ही उपबंध है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, समान जैसे ही हैं। इस अधिनियम की धारा में ये कहा गया है मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह उपधारा मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में पक्षकारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है और इस धारा की उपधारा 6 में मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में पक्षकार की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे उनको नियुक्ति की स्वतंत्रता दे दी तो वो अपनी स्वतंत्रता का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए थोड़े से उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस धारा में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसी विवाद को मध्यस्थम से निपटाने हेतु प्रक्रिया वो होगी जिसे विवाद के पक्षकार अपनी स्वतंत्र सहमति से अपने बीच हुए करार में निर्धारित करते हैं। यानी कि किस प्रोसीजर से उनके विवादों को निपटाया जाएगा ये भी निर्धारित पक्षकार ही करेंगे। मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण पक्षकार स्वयं एक स्वतंत्र करार के जरिए करेंगे। मध्यस्थों की नियुक्ति के सामान्य नियम सिद्धांत वैसे ही होंगे। यदि इन सब चीज़ों में किसी करार के असफल हो जाता है, यानी कि मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर पा रहे, वो प्रोसीजर क्या है वो नहीं कर पा रहे, असफल हो गए, तो 3 मध्यस्थों के साथ मध्यस्थों में प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए 2 मध्यस्थ उस तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ यानी कि प्रेजेंटिंग आर्बिट्रेटर होगा। फिर वही वाली बात, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से वैसा करने के लिए अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल हो जाता है या फिर नियुक्त किए गए 2 मध्यस्थ उनकी नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ के साथ करार करने में असफल हो जाते हैं, तो मध्यस्थ की नियुक्ति किसी पक्षकार की प्रार्थना पर उसके द्वारा जो भी कोई उसने नाम दिया गया है मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी। यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
टाइम दे दिया उनको, फिर भी वो 30 दिन के भीतर कोई मध्यस्थ नहीं नियुक्त कर पा रहे, तो कोर्ट करेगी या फिर किसी पक्षकार की प्रार्थना पर की जाएगी। इसी तरीके से करार के असफल हो जाने पर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की दिशा में यदि एक पक्षकार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने पर दूसरे पक्षकार के अनुरोध की प्राप्ति के वही 30 दिन के भीतर पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं होते, तो एक पक्षकार के अनुरोध पर मध्यस्थ की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे संस्था की बात हो गई। फिर जब पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत हो गए, लेकिन फिर भी एक पक्षकार उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है, या पक्षकारगण यानी कि दोनों ही या फिर दो नियुक्त मध्यस्थ करार के अंतर्गत उसमें से की गई अपेक्षा के अनुसार सहमति पहुंचने में असफल रहते हैं, वो भी नहीं कर पाते, यानी कि पक्षकार भी नहीं कर रहे और मध्यस्थ भी नहीं कर रहे, तो व्यक्ति या संस्था उस करार के अधीन उसे सौंपे गए कार्य को करने में असफल रहता है, तो एक पक्षकार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसके द्वारा जो भी विशिष्ट उसने नाम दिया है किसी संस्था, व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर सकेगा जब तक नियुक्ति प्रक्रिया के करार में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु दूसरे माध्यमों से प्रावधान न किया गया हो, यानी कि और कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया हो, तो वह एप्लीकेशन दे देगा तुरंत से कि आप आगे इस कार्रवाई को बढ़ाइए। फिर इसी अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या किसी संस्था के इस विषय में किए गए निर्णय को अंतिमता प्रदान की जाएगी, और वो जब पक्षकार मध्यस्थ समय से काम नहीं कर पाए, कोर्ट ने या किसी संस्था ने कर दिया, तो वही फाइनली हो जाएगा, वही अंतिम हो जाएगा। इस अधिनियम की धारा 11 जो हम पढ़ रहे हैं, एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने में उसके द्वारा जो भी कोई नाम दिया गया व्यक्ति या संस्था या मुख्य न्यायाधीश कुछ जो भी कोई निर्देशन गाइडलाइन देंगे उनको ध्यान में रखेंगे कि यदि पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ की कोई योग्यता का निर्धारण किया गया है कि भाई जो आर्बिट्रेटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र यानी कि इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अन्य कोई आधार यदि आवश्यक है तो उसका भी पालन करना है। यदि मध्यस्थ करार के पक्षकार दो विभिन्न यानी कि अलग अलग राष्ट्रों के हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम में केवल एक या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति या संस्था इस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करेगा जिसकी नागरिकता मध्यस्थ कार्रवाई के पक्षकारों की नागरिकता से अलग होगी, भिन्न होगी। इस उपधारा का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष तथा स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति किया गया जाना है, जिससे मध्यस्थ द्वारा कार्रवाई में पक्षपात की संभावना को समाप्त किया जा सके। तो यहाँ ये कहा गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में साफ प्रावधान सेक्शन 11 में धारा 11 में दे रखें, और फिर भी मध्यस्थ या पक्षकारगण किसी तरह की कोई इसमें समय लगाते हैं, तो फिर किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर किसी संस्था या न्यायाधीश के द्वारा ये कार्य संपन्न करवाया जा सकता है, जिससे कि एक किसी मध्यस्थ की जो अपॉइंटमेंट है वो तो टाइम से हो सके। फिर यहाँ एक बात आती है मध्यस्थ की राष्ट्रीयता क्या, नेशनलिटी क्या उसकी। तो इस अधिनियम में मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 लागू होने से मध्यस्थम विधि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, इसलिए इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अब मध्यस्थ को राष्ट्रीयता महत्वहीन हो गई है, बेकार है। अब पक्षकारों की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी राष्ट्र के नागरिक को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यदि पक्षकार चाहे तो आपसी करार द्वारा किसी विशिष्ट राष्ट्र के नागरिक तक मध्यस्थता सीमित कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार मध्यस्थ के चुनाव में राष्ट्रीयता के मामले में कोई विभेद नहीं है, अर्थात कोई विदेशी भी किसी मध्यस्थ कार्रवाई में मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ मध्यस्थ की राष्ट्रीयता के बारे में साफ प्रावधान किए गए हैं कि जो कोई भी हम मध्यस्थ लेके आएंगे उसकी कोई राष्ट्रीयता हो, फिक्स हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी देश का या खुद के अपने देश का कहीं का भी मध्यस्थ लेके आया जा सकता है, वो मध्यस्थ होगा और दोनों पक्षकार के विवादों को वो सुनकर मध्यस्थन की कार्रवाई करते हुए ऐसा भी होगा वो अपना निर्णय देगा, पंचायत देगा, जो दोनों ही पक्षकारों को मान्य होगा। जब दोनों ही पक्षकारों ने मध्यस्थन के द्वारा अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमति प्रदान की थी, तो ये बात तय हो जाती है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया जो भी कोई निर्णय है, पंचायत, वो दोनों पक्षकारों को मान्य होगा। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।